आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। और हमने जो संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग जो भी परीक्षाएं होती है, वहाँ आधुनिक भारत के इतिहास से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत माइन्यूट स्टडी का आवश्यकता होता है। हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक, तो परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बंबई त्रिमूर्ति में कौन कौन शामिल थे? बंबई त्रिमूर्ति किनको कहा जाता है? बंबई त्रिमूर्ति किनको कहा जाता है? तो फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को बदरुद्दीन तैयब जी को जो है बंबई त्रिमूर्ति कहा जाता है। बंबई त्रिमूर्ति में कौन कौन है? तो फिरोज शाह मेहता है, केटी तैलंग है, बदरुद्दीन तैयब जी है। ये तीनों व्यक्ति ने मिलकर, मैंने आपको बताया होगा, 1885 ईस्वी में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना किया गया। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना किया, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना किया। ठीक, त्रिमूर्ति हो गया। बंबई त्रिमूर्ति किसको कहा जाता है? अब देखिएगा, एक चीज मैं आपको कहना चाहूँ, 20वीं शताब्दी के शुरू में जाकर त्रिपुरा में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ। 20वीं शताब्दी के शुरू में जाकर, मतलब 1900 ईस्वी के आसपास, 1900 के बाद त्रिपुरा में जो है मतलब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ। कारण यह था कि त्रिपुरा में जो है, त्रिपुरा एक देशी रियासत था और यहाँ के राजा ने बंगाली शिक्षित व्यक्ति को अपनी नौकरी पर रखा था। लेकिन जब बंगाल में काफी विद्रोह हो गया, मतलब राष्ट्रवादी आंदोलन तेजी से फैला, तो बंगाल के जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे वो जाके त्रिपुरा में ही शरण लेते थे। क्योंकि बंगाल में काफी प्रेशर बढ़ गया तो त्रिपुरा में ही जाके शरण लेते थे। इसलिए 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में त्रिपुरा में राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर पूछता है परीक्षा में, रविन्द्रनाथ टैगोर चित्रकला कब सीखे? चित्रकला, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जब 70 साल के हो गए तो चित्रकला मतलब सीखे थे, या उन्होंने चित्रकला शुरू किया था, है ना। जगत नारायण लाल थे, एक जगत नारायण लाल थे। इनको 1929 में ब्रिटिश सरकार ने हजारीबाग जेल में कैद कर लिया था। जगत नारायण लाल को ब्रिटिश सरकार ने 1929 में हजारीबाग जेल में कैद कर लिया था। जब हजारीबाग में जेल में कैद कर लिया तो राजेंद्र प्रसाद जो है पटना के गुलजार बाग में एक रैली का आयोजन किया था जगत नारायण लाल के समर्थन में। ठीक, महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुणे के आगा खान पैलेस में गिरफ्तार कर लिया गया। और महात्मा गांधी के साथ महात्मा गांधी के जो निजी सचिव थे महादेव देसाई, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो 14-15 अगस्त 1942 को डेथ हो गया महादेव देसाई का, और 22 फरवरी 1944 को जो है डेथ हो गया आपका कस्तूरबा का। और दोनों की समाधि जो है महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार जो है आगा खान पैलेस में ही है। कांग्रेस का सरकारी इतिहासकार कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सरकारी इतिहासकार कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सरकारी इतिहासकार है डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार है। 1929 में वेटले कमीशन आया था। ये भारतीय श्रमिकों की दशा पर विचार करने के लिए आया था। तो ये तो मैंने आपको बताया था। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है, कैथरीन मेयो
कैथरीन मेयो, चार्ल्स एंड्रयूज और हक्सले, ये तीनों व्यक्ति क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए, तीनों व्यक्ति इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि तीनों व्यक्तियों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय लोगों के बारे में सोचा, लिखा। जैसे कैथरीन मेयो ने भारतीय लोगों के बारे में मदर इंडिया लिखा, मदर इंडिया। चार्ल्स एंड्रयूज जो है, इनका जन्म 1877 में इंग्लैंड में हुआ था। 1904 में ये गांधी जी के साथ भारत आए थे, मतलब गांधी जी के बहुत बड़े ओन आदमी थे। ये सब चर्चा हो ही चुका है। गांधी जी को ये बापू बुलाते थे, चार्ल्स एंड्रयूज, और नेहरू जी भी बुलाते थे। और गांधी जी इनको, चार्ल्स एंड्रयूज को दीनबंधु कहकर बुलाते थे, क्योंकि ये गरीब लोगों की सेवा करते थे, चार्ल्स एंड्रयूज। हक्सले भी जो है आए थे और भारतीय लोगों के बारे में लिखा कि कैसी इनकी स्थिति है, ये सब इन्होंने चर्चा किया था। एक बंगाल में 1943 में दुर्भिक्ष पड़ा था, बहुत बंगाल का भयानक अकाल था। इसमें 4 मिलियन बंगाल के लोग मरे थे। 4 मिलियन बंगाल के लोग इसमें मर गए थे। नेहरू जो थे वो गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करते थे। नेहरू किस नीति का पालन करते थे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करते थे। पूछता है कि नेहरू की विदेश नीति का सार क्या है? तो गुट निरपेक्षता है। नेहरू जी कहते थे, क्योंकि उस समय विश्व 2 गुट में बटा था, विश्व 2 गुट में बटा हुआ था, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। तो नेहरू जी कहते थे कि हमें दोनों गुट से अलग रहकर अपना स्वतंत्र विकास करना चाहिए, यह नेहरू जी का कहना था। 15 अगस्त 1947 को मैंने आपको एक चीज कहा होगा कि गोवा और पांडिचेरी भारत में नहीं मिलाया गया था। ये दोनों विदेशी राज्य के अंतर्गत थे। गोवा था पुर्तगाल और पांडिचेरी था आपको फ्रांस का उपनिवेश था भारत में। तो पांडिचेरी 1954 में स्वतंत्र हुआ और गोवा जो है 1961 में स्वतंत्र हुआ। तो फ्रांस जो है 1954 में पांडिचेरी को छोड़ के चला गया, लेकिन गोवा में पुर्तगाली जो है 1961 तक बने रहे। तो दूसरी बात यह कि 1955 में जो है अमेरिका ने पुर्तगाल के दावे को गोवा पर समर्थन दिया था, लेकिन 1961 में एक भारत सरकार ने एक सैन्य कार्रवाई करके गोवा को भारतीय राज्य में मिला लिया। गोवा को क्या किया? भारतीय राज्य में मिला लिया। और जब गोवा को भारत संघ ने अपने राज्य में मिलाया तो उसका काफी विरोध हुआ। उसका अमेरिका ने काफी विरोध किया। और एक बात यहां पर मैं और डिस्कस कर देता हूं कि 1962 में 12वां संविधान संशोधन लाया गया और पुर्तगाल को जो है संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। गोवा को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और फिर 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी को तो आप जानते ही होंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले ग्रेजुएट। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले ग्रेजुएट कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। 1858 में ये ग्रेजुएशन पास किए थे। तो यह सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। और परीक्षा में एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का पहला भारतीय जिसने चुनाव लड़ा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का पहला भारतीय जिसने चुनाव लड़ा। तो 1885 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का पहला भारतीय चुनाव लड़ने वाले हैं लाल मोहन घोष। लाल मोहन घोष जो है ये पहला भारतीय है जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़े थे, लेकिन ये हार गए। फिर 1886 में दादा भाई नौरोजी जो है चुनाव लड़े थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का, लेकिन हार गए थे। फिर 1892 में ये जो है आपको दादा भाई नौरोजी जो है फिंसबरी से चुनाव जीते थे। फिंसबरी चुनाव निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते थे दादा भाई नौरोजी। हाउस ऑफ कॉमन्स में ये गए थे। तो परीक्षा में अगर लाल मोहन घोष का नाम रहे तो आप लाल मोहन घोष का नाम जरूर दीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला पहला व्यक्ति, तो लाल मोहन घोष ही था। और चुनाव जीतने वाला पहला व्यक्ति तो दादा भाई नौरोजी था। लेकिन लाल मोहन घोष ऑप्शंस में नहीं रहे
तब फिर जो है आप दादा भाई नौरोजी का चुनाव करेंगे। ठीक। जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन है वो 1892 1892 के अधिनियम में आया था। मैंने देवबंद आंदोलन का चर्चा किया है, देवबंद सहारनपुर में है, और मौलाना अबुल कलाम आजाद इसी से जुड़े हुए थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इसके इनके बारे में, देवबंद के बारे में काफी चर्चा हुआ है, इसलिए यहां पर मैं कोई विशेष चर्चा नहीं करूंगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सिद्धार्थ कॉलेज का स्थापना किया था। भीमराव अम्बेडकर ने सिद्धार्थ कॉलेज का स्थापना किया था। 1920 में मूक नायक का स्थापना किया था, और 1925 में डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट का स्थापना किया था। 1925 में डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट का स्थापना किया था। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के लिए पहला भारत सरकार का औद्योगिक नीति 1948 में आया था। 1948 में जो पहला सार्वजनिक और निजी जो नीति आया था 1948 में आया था। एक बात और जानिएगा, भारत में पहला गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? भारत में पहला गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो पहला गैर कांग्रेसी सरकार बना था केरल में, केरल विधानसभा में। पहले जो था 1957 के पहले जो है केंद्र में और प्रांत में कांग्रेस की सरकार रहती थी, लेकिन पहली बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी है वह केरल विधानसभा में बनी है, और इसमें भारतीय साम्यवादी दल ने चुनाव यहां पर सरकार बनाई थी कांग्रेस को हरा के। भारतीय साम्यवादी दल ने कांग्रेस को हरा के यहां पर चुनाव जीती थी, और इसके मुख्यमंत्री बने थे EMS नंबूदरीपाद। EMS नंबूदरीपाद। तो यह हो गया, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे आप लोग, है ना। 1953 में एक चीज और याद रखिएगा। अच्छा, ये सरकार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी केरल विधानसभा में? भारतीय साम्यवादी EMS नंबूदरीपाद 1957 में। कब बनी थी? 1957 में। 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। जो हवाई जहाज पर उड़ते हैं हम लोग, वो पहले प्राइवेट था, मेरे ख्याल से टाटा का था। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया 1953 में। और पहले जो आजकल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं, वो पहले जुलाई 1955 तक से पहले आपको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है, और वही जो है जुलाई 1955 के बाद जो है भारतीय स्टेट बैंक कहलाने लगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखेंगे। देखिए, गांधी जी जो थे कुटीर उद्योग के समर्थक थे, लेकिन नेहरू जी थे भारी उद्योगीकरण के समर्थक। गांधी जी के बारे में मैंने कहा था कि वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वहां के भूमि, जलवायु और लोगों के रहन सहन या लोगों के एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो गांधी जी का कहना था कि भारतीय संदर्भ में भारी उद्योग धंधे अच्छे नहीं है, लेकिन वो अमेरिका के उद्योगीकरण का विरोध भी नहीं करते थे। यह कहना गलत है कि गांधी जी भारी औद्योगिकरण के विरोधी थे, भारत के संदर्भ में विरोधी थे, यह क्लियर है ना। उसके बाद आइएगा तो अखिल भारतीय महिला संगठन का स्थापना 1927 में हुआ था। अखिल भारतीय महिला संगठन की स्थापना 1927 में हुआ था। उसमें मार्गरेट एलिजाबेथ संस्थापक थी। मार्गरेट एलिजाबेथ किंसिस। कौन थी? किसिंस। अखिल भारतीय महिला संगठन की स्थापना 1927 में हुई और संस्थापक थे मार्गरेट एलिजाबेथ किसिंस। 1929 में एक दीपावली घोषणा पत्र आया था। 1929 में एक दीपावली घोषणा पत्र आया था, और इस दीपावली घोषणा पत्र को जारी करने वाले थे तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन, और इसमें यह प्रावधान था, डोमिनियन स्टेटस का प्रावधान था। भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देना था। यही ये दीपावली घोषणा पत्र परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। एक मुड्डी मैन कमेटी आया था। मुड्डी मैन कमेटी जो है वह 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से ही संबंधित है।
मूडीमैन कमेटी 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार से ही संबंधित है। देखिए, नेहरू जी एक वैज्ञानिक व्यक्ति थे और वह उपनिषदों के वैज्ञानिक चिंतन से बहुत प्रभावित थे। नेहरू जी उपनिषदों के वैज्ञानिक चिंतन से बहुत प्रभावित थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली, जो भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था एटली, उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि साम्राज्यवाद डोडो की भांति अब लुप्त हो चुका है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कहा कि साम्राज्यवाद अब डोडो की भांति लुप्त हो चुका है। क्रिप्स कहता है, जो ब्रिटेन का क्रिप्स मिशन भी आया था और जो कैबिनेट मिशन के एक सदस्य के रूप में भी क्रिप्स आए थे, तो क्रिप्स एक कहते थे, स्टोफोर्ड क्रिप्स था इनका पूरा नाम, कि भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है और अच्छा है कि हम ब्रिटेनवासी जल्दी से जल्दी वहां से भाग लें, क्योंकि अब हमारे पास उतनी जनशक्ति नहीं है कि हम भारतीयों को शासन कर सके, भारतीयों पर हम शासन कर सके। ये क्रिप्स का स्टेटमेंट है। ये एक डॉक्टर लॉर्ड सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनका एक स्टेटमेंट था, हम सदैव सहमति के पथ पर चलते हैं, लेकिन वह जो है वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर काम करते हैं। इसे ही व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा का कहना है कि हम सदैव सहमति के पथ पर चलते हैं और वे हमेशा वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर चलते हैं। इसे ही व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। अमेरिका ने क्या किया था, हिरोशिमा पर, जापान का एक शहर है हिरोशिमा, वहां 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम फेंक दिया था। फिर 9 अगस्त को 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम फेंक दिया। नागासाकी और हिरोशिमा जापान के 2 प्रमुख शहर थे। तो जापान का इससे क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध में कमर टूट गया और इसके कारण 15 अगस्त 1945 को जापान को जो है इंग्लैंड और उसके मित्र देशों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ गया। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। देखिए, जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक बात मैं बता देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 52 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। फिर 52 से 57 तक हुए, 57 से 62 तक हुए और 62 से लेकर 27 मई 1964 तक रहे, क्योंकि 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु हो गई। तो कुल मिला के वह 4 टर्म में प्रधानमंत्री बने। एक 47 से 52 पहला, 52 से 57 दूसरा, 57 से 62 तीसरा और चौथा टर्म। तो 4 टर्म जो है वो प्रधानमंत्री बने थे। कुल मिला के यही है। और हाँ, ये चाहे जवाहरलाल नेहरू जो थे, इलाहाबाद के पास जाइए, एक फूलपुर जगह है, फूलपुर से ही वो चुनाव जीतते थे। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से ही वो चुनाव लड़ते थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था, वो संस्कृत में भी है और बांग्ला में भी है। इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे, संस्कृत में भी है और बांग्ला में भी है। कभी कभी सब स्टेटमेंट पूछ देता है। नेहरू जी रूस गए थे 1955 में। नेहरू जी रूस कब गए थे? 1955 में। और रूस से ख्रुश्चेव और बुल्गानिन, ये दोनों वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे। तो ख्रुश्चेव और बुल्गानिन जो है 1955 में, नेहरू 1955 में रूस की यात्रा की, फिर जो है ख्रुश्चेव और बुल्गानिन भी जो है 1955 में ही भारत आए थे, रूसी जो है ये लोग। और 1959 में तिब्बत में एक बहुत बड़ा विद्रोह हो गया, तो तिब्बत से दलाई लामा जो है भागकर भारत आ गए। 1959 में तिब्बत से भागकर दलाई लामा भारत आ गए। लेकिन दलाई लामा को यहाँ पर भारत की तत्कालीन सरकार ने जो है सरकार चलाने की मतलब अनुमति नहीं दिया, गैर निवासी सरकार चलाने की, और न ही इनको राजनीतिक कोई अति दिया, मतलब राजनीतिक गतिविधि करने के लिए इनको केवल रहने के लिए दिया दलाई लामा को। ठीक। और इसी बात की चर्चा के लिए चीनी प्रधानमंत्री 1960 में चाउ एन लाई भारत आए थे। चाउ एन लाई भारत आए थे और चीन और भारत जो है अपने आप को, भारत चीन भाई भाई, लेकिन 1962 में भारत चीन जो है भाई भाई नहीं, लड़ाई हो गया था। तो यही सब है ना।